हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया, एकदम मजेदार। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके लिए लेकर आ गया वो है आपके लिए RCC बैच। जी हाँ, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स करवाने वाले हैं फॉर योर अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम। जो आपका दिवाली के पहले जो एग्जाम होता है उसके लिए तैयारी कराएंगे। तो यार वीडियो लेकर आ गया। ऑलरेडी सैंपल वीडियो बना दिया था 7वीं के लिए, जस्ट एक दिन पहले हमने वीडियो भी डाल दिया साइंस मैथ्स। वैसे ही 8वीं के लिए भी साइंस एंड मैथ्स का आज वीडियो देखने मिलेगा। तो हफ्ते में एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि 2 वीडियोस आपको मिले, तो यार आपको मिलता रहेगा। और जितने भी चैप्टर्स हम आपको मिड टर्म एग्जाम में आने वाले, लगभग हम उतने ही चैप्टर्स आपको ये कराने वाले हैं RCC के अंदर। फिर जैसे आपका मिड टर्म एग्जाम नजदीक आ जाएगा, फिर ये RCC बैच जो है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर आप लोग कंटिन्यूस पढ़ते रहना हमारे वीडियो से। और जो ऑलरेडी हमने बना रखा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पूरा सिलेबस जो है ऑलरेडी दोस्तों हर सब्जेक्ट का प्रेजेंट है आपके लिए। 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस मैथ्स SST हर एक चीज पढ़ा रखा है। तो आप लोग को बस वीडियोस देखना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना है। और ये जो RCC बैच है ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हो जाएगा आप लोग का, एकदम क्रैश कोर्स तरीके से रिवीजन हो जाएगा कि आधा घंटा देखा एक चैप्टर का रिवीजन, आधा घंटा देखा एक चैप्टर का रिवीजन। तो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जिसका ऑलरेडी पूरा पढ़ के हुआ है, उनके लिए बेहतरीन होगा ये। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। हमारे जो वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको भी अच्छी तरीके से देखते रहो, ठीक है। साथ ही में अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए अभी तक, ज्वाइन कर लो। क्योंकि क्या होता है कि हम वीडियोस जब अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाता है। तो यहां पे आप लोग को हमारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, कौन कौन से वीडियोस है हम डाल रहे हैं डेली बेसिस पे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लॉग इन हो जाना। क्योंकि ये जो अभी बनेगा ना रिवीजन क्रैश कोर्स का, उसका नोट्स वहां पे अपलोड हो जाएगा टाइम के बाद, मतलब टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आप लोग जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हो और हमारा ऑफिशियल पेज JR ट्यूटोरियल्स का, उसको भी फॉलो करते हो। चलो, आज जो चैप्टर पढ़ना है 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस का RCC लाया हूं, जिसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड पहला जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट तरीके से करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन है। और रिवीजन में हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे 20-25 मिनट के अंदर ये पूरा जो एंटायर चैप्टर है इसको रिवाइज करवा दिया जाए, ताकि आप फ्लैशबैक में जाके याद कर सको कि हाँ यार हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? देखो, एक चीज से यार मैं नाराज हूं यार आप लोग से। आप लोग यार लाइक और कमेंट नहीं करते हो यार। देखो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूं, वीडियो को लाइक किया करो और अच्छा कमेंट किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मोटिवेशन आता है ना दोस्तों। हम भी तो इंसान है, हमने इतने सारे आपके लिए वीडियोस बना रखे, ठीक है ना। लेकिन हर बार हम लास्ट में ही बोलते हैं कि प्लीज वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। लेकिन आज मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा डिमोटिवेटेड कभी कभी फील होता है यार कि यार आप लोग के लिए हम इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग बदले में उसका एक छोटा सा क्रेडिट, जो एक लाइक बटन होता है, उसको दबा के नहीं करते हो यार। तो कैसा फील होगा मुझे बताओ, मुझे कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा क्या यार? तो यार लाइक करो यार, कमेंट करो, ताकि यार मुझे भी एक मोटिवेशन आए कि हमारे बच्चे, हम मेहनत कर रहे हैं तो देखते हैं हमें। तो प्लीज लाइक किया करो यार, बस इतना बोलना चाहूंगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर है। अब ये चैप्टर के बारे में अगर आप देखोगे, ये पूरा क्लासिफिकेशन के बेस्ड में चैप्टर है। तो नॉर्मली एक बायोलॉजिस्ट बोल लो आप, एक साइंटिस्ट बोल लो, एक था जिसका नाम था R.H. विटेकर, ठीक है ना। इसका नाम कहीं पे लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है, चलो लिख देता हूं। इसका नाम था R.H. विटेकर, ठीक है। तो R.H. विटेकर करके एक बायोलॉजिस्ट था, या फिर एक साइंस बोलते हैं ना, साइंस का नॉलेजेबल पर्सन था, साइंटिस्ट बोल लो। तो एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया। मतलब हमारा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, यानी पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है, ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऐसा उसने कहा था। यानी 5 किंगडम होते हैं, ठीक है। अब वो किंगडम कौन कौन से यहां पे मैं बताता हूं, वो किंगडम कौन कौन से हैं यहां पे मैं बताता हूं। सबसे पहला किंगडम उसने बोला, वो बोला मोनेरा। पहला किंगडम जो बोला उसने मोनेरा बोला। अब मोनेरा एग्जैक्टली क्या होता है या फिर बाकी चीजें क्या होते हैं हम देखेंगे थोड़ा बारीकी से, टेंशन मत लेना। फिर दूसरा चीज उसने क्या बोला, दूसरा होता है प्रोटिस्टा। तीसरा चीज होता है दोस्तों फंगस। चौथा चीज होता है दोस्तों प्लांटे। और 5वां चीज होता है दोस्तों एनिमलिया। यानी कि ये टोटल 5 किंगडम है। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस या फिर फंगाई भी बोलते हैं उसको, प्लांट्स और एनिमल्स। ये 5 ही पूरे पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंट है और इसके अलावा दुनिया में कोई भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट्स या फिर कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर आ जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर आ जाएगा, फंगस होगा, या तो वो प्लांट्स होगा या तो एनिमल्स होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जितने भी कीड़े मकोड़े, पक्षी, ठीक है ना, रेप्टाइल्स, ये सब एनिमल्स में आ जाते हैं। जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे होंगे वो प्लांट्स में आ जाएंगे। जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं वो फंगस की कैटेगरी में आ जाएंगे। जितने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर वाले, ये इसमें प्रोटिस्टा में आ जाएंगे, यूनिसेलुलर वाले फिर वैसे यूनिसेलुलर मोनेरा में आ जाएंगे। तो ऐसे उसने बताया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक तौर पर अगर डिटेल में इसको डिवाइड किया जाए और क्लासिफाई किया जाए तो ये कैसे डिवाइड होगा कि आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। आप देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। एक है आपका प्रोकैरियोट्स, देखो ध्यान से, एक है आपका प्रोकैरियोट्स
और दूसरा है यूकैरियोट्स। इन दोनों का बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है मतलब इट इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको एक चीज पता होगा कि जब भी हम सेल की बात करते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और उसके बाहर का जो हिस्सा होता है वो पूरा साइटोप्लाज्म होता है। ये हमने बेसिक तौर पर पढ़ा हुआ है, करेक्ट है? ओके, अब ये जो न्यूक्लियस होता है दोस्तों, इसके ऊपर एक कवच होता है, इसके ऊपर साइड में मतलब एक कवच होता है व्हाइट कलर का, जो मैंने बताने की कोशिश की है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता है इन शॉर्ट। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं, मतलब हायर एनिमल नहीं बन सकते ये लोग, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ऐसे टाइप के एनिमल बन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बोला वो होता है यूकैरियोट्स, जिसमें ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैंने बात किया, न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी बन सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी बन सकते हैं। लेकिन ये प्रोकैरियोट्स क्या बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर बन सकते हैं। तो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स अगेन क्लासिफाई होता है सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर में, मतलब सिर्फ एक सेल के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। इसमें मल्टीपल सेल नहीं बन सकते, एक सेल से दो सेल, दो से तीन सेल, ऐसे नहीं डिवाइड हो सकते, सेल डिवीजन नहीं हो सकता, बिकॉज न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं है, तो नहीं हो सकता ना भैया, कैरियोकाइनेसिस होगा ही नहीं। अब कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, जो कि आप हायर स्टैंडर्ड में 10th में 11th में जाओगे तो पढ़ोगे। तो ये प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका एग्जांपल है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी प्रकार के जानवर आ जाएंगे, जानवर मतलब बड़े जानवर नहीं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होंगे, क्योंकि मैंने बोला यूनिसेलुलर है, तो एक सेल कितना होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते, तो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे इसके अंदर, तो किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब यूकैरियोट्स की बात की थी हमने, तो यूकैरियोट जैसे मैंने बोला कि भैया ये वेल डेवलप सेल होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप है, तो इसके अंदर दो कैटेगरी डिवाइड हो रही है, यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर बनेगा, मतलब एक सेल से बनने वाला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। और जो यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर होते हैं, ये मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल इसके अंदर, मतलब हो सकता है बड़ा ऑर्गेनिज्म, हो सकता है छोटा हो, जिसके अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट हो, तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और मल्टी सेलुलर आप देखोगे तो डिवाइड हुआ है 3 हिस्सों में। एक होता है फंगस, फंगस हो सकता है कोई भी फंगस, जैसे मशरूम खाते हो आप, मशरूम क्या है, फंगस है। आपकी ब्रेड रोटी के ऊपर एक व्हाइट कलर का आ जाता है ना, क्या होता है, फंगस ही होता है। प्लांट्स आपको पता है, जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं उसको किंगडम प्लांटे कहा जाता है, प्लांटे, ठीक है। और एक होता है एनिमलिया, एनिमलिया मतलब जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, जानवर, जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल, रेप्टाइल्स, ठीक है ना, कीड़े मकोड़े, ये सब एनिमल्स में आ जाते हैं। तो ये है पूरा क्लासिफिकेशन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये तो था सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन कि आरएच विट्टेकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन इस प्रकार किया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा, जो हमने बात किया मोनेरा, ये मोनेरा एग्जैक्टली है क्या, ठीक है ना, समझना पड़ेगा ना भैया, ये मोनेरा एग्जैक्टली है क्या। तो मोनेरा की बात करें कि ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने अभी बताया कि ये है यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ एक सेल ही है इसके पास, एक सेल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज भैया इसके अंदर ये प्रोकैरियोट है। कैसे मैंने बोला कि ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस जो है वो डिस्टिंक्ट प्रेजेंट नहीं है, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये भैया सेल डिवीजन नहीं कर सकता। और सेल डिवीजन नहीं होगा मतलब ये भैया एक सेल के साथ ही रह जाएगा, एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 नहीं बना सकता, करेक्ट है। तो यानी कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। मतलब कैसा रिप्रोडक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब इन शॉर्ट ये अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ साइज। तो ये यूनिसेलुलर रहने वाला है। अब इसमें अगर बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से खाना अपना खुद का बना सकते हैं। कैसे, जैसे कि प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वैसे ही इन मोनेरा के टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये जो कैटेगरी पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर भी कहीं कहीं क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और ज्यादातर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी के शरीर में चले गए, किसी के बॉडी के ऊपर बैठ गए जाके, और उसी में से वो खाते रहते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होते हैं ऐसे चीज के, ऐसे मोनेरा के कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बैक्टीरिया है कि नहीं, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, करेक्ट है। कोई भी जानवर है उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कोई भी चीज है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दही, आप लोग दही खाते हो तो दही के अंदर भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है जो दही में प्रेजेंट है। वो क्या है, वो भी एक बैक्टीरिया है जो दही के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको वो खा रहा है, लेकिन उस बैक्टीरिया को अगर हम खाएंगे तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, वो अच्छा है, हमारे लिए फायदेमंद है। फिर एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी,
एल्गी का एग्जांपल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी आपको पता है ये काई बोलते हैं, काई, लेकिन एक ब्लूइश ग्रीन कलर का एल्गी होता है। ये भी एक किंगडम मोनेरा के ही टाइप का ऑर्गेनिज्म माना जाता है। समझ में आ गया मोनेरा क्या होता है। सेकंड, प्रोटिस्टा। अभी हमने देखा ना यहाँ पे क्लासिफिकेशन, देखो ये हमने क्या पढ़ लिया अभी, ये हमने ये पढ़ लिया, यूनिसेलुलर का मोनेरा पढ़ लिया हमने। अब हम आ जाएंगे यूकैरियोट्स पे। यूकैरियोट्स पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है। तो चलो प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल्ड है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है, करेक्ट है, एक ही सेल से बन सकता है। भले ही वो यूकैरियोट्स है लेकिन फिर भी ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक ही सेल है, ये अपने से एक सेल से दो सेल नहीं करता, मतलब इन शॉर्ट सेल डिवीजन नहीं करता ये प्रोटिस्टा। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। कौन से कैटेगरी में था, यूकैरियोटिक वाले कैटेगरी में था। तो यूकैरियोटिक मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और ये जो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली क्या हो सकते हैं, यूग्लेना एक टाइप का एग्जांपल है जो ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है एंड बिकॉज ऑफ दैट वो अपना फूड प्रोसेस खुद ही कर पाता है, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड सम अदर प्रोसेस। तो यूग्लेना इज द एग्जांपल, याद रखना है। कोई भी पूछेगा कि आपको प्रोटिस्टा का कुछ एग्जांपल बताओ, जैसे मोनेरा का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वैसे ये प्रोटिस्टा का एग्जांपल है यूग्लेना। एक और एग्जांपल है जो आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम है अमीबा। अमीबा आपको पता ही, आपने शेप देखा होगा, इस प्रकार का जानवर होता है कुछ, ठीक है ना, इस प्रकार का शेप होता है, इसको बोलते हैं अमीबा। तो ये जो अमीबा होता है दोस्तों, ये एक टाइप का क्या है, प्रोटिस्टा है। लेकिन ये अमीबा जो है ये क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑटोट्रॉफ मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो खुद का खाना खुद बना सकता है, लेकिन हेट्रोट्रॉफ का मतलब ये हुआ कि भैया ये जो अमीबा होगा ना, ये उसके सामने कुछ अगर कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको वो खाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज है उसको वो डायरेक्टली खाता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भी हेट्रोट्रॉफ है ना, हम लोग अपना खाना खुद के शरीर के अंदर नहीं बना सकते कि यार धूप और हमारे शरीर में खाना बन गया जादू तो है नहीं ना हम लोग कि भैया धूप बोलेंगे हमारे शरीर में खाना बन जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम लोग को बाहर से खाना लाना पड़ता है, मतलब सब्जी खरीद के लाना पड़ता है, फ्रूट्स लाना पड़ता है, तो किसी और चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट है और उसको खा के हमारे अंदर एनर्जी आती है। वैसे ये अमीबा भी वैसे ही करता है। तो अमीबा क्या है, हेट्रोट्रॉफ है, और इसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सूडोपोडिया। जैसे ये अमीबा है ना, अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट है, सूडोपोडिया करके ऑर्गन प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से वो चलने में भी हेल्प करता है, यानी कि लोकोमोशन करता है। जैसे हमारे के लिए चलने के लिए पैर दिए हुए, भगवान ने हाथ दिए हुए, ठीक है ना, जो जानवर होते हैं उनके लिए। वैसे सूडोपोडिया में माफ करना, अमीबा में सूडोपोडिया ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो खाता भी है, फूड को अंदर लेता भी है और उसी से वो चलता भी है। दैट इज नथिंग बट द सूडोपोडिया। वैसे ही सीलिया होता है, यूग्लेना वगैरह के अंदर सीलिया होता है। सीलिया मतलब क्या, हर एक मतलब समझ लो ये यूग्लेना है, ठीक है ना, ये क्या है आपका यूग्लेना है। तो यूग्लेना में क्या होता है ना, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके बॉडी में बाहर की तरफ से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको सीलिया बोलते हैं, और उसी के थ्रू वो लोकोमोशन कर पाता है, यानी कि चलने में उसको हेल्प मिल पाती है। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है। अब चलते फटाफट फंगस की तरफ। अब फंगस क्या है, अब देखो नॉर्मल तौर पे कभी भी अगर आपने देखा होगा कि रात को रोटी मतलब आपका बच गया घर में, उसको आपने छोड़ दिया अगले दिन, और उसके अगले दिन मतलब आपने खाया नहीं, उसको ऐसे कहीं पे तो रखा था, तो आपने देखा होगा कि उस रोटी के ऊपर ना, या फिर कोई ब्रेड का टुकड़ा ले लो, उसको 2-3 दिन छोड़ दो कहीं पे कोने में, तो आपने नोटिस किया होगा वो ब्रेड के ऊपर या तो ब्लैकिश कलर का या तो व्हाइटिश कलर का ना से धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। दैट इज नथिंग बट द फंगस। या फिर आपने मशरूम तो देखा ही होगा, कहीं पे भी कुछ सड़ी हुई चीजें होती है, लकड़ी सड़ रही है, या फिर किसी का कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मरे पड़े हैं, या फिर कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है किसकी, जानवरों की, तो वहां पे देखा होगा आपने छोटे छोटे क्या होते हैं ना, छोटे छोटे ना वहां पे एक छतरी के शेप के ऑर्गेनिज्म उग जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है, रेडिश ऑरेंज कलर का ऐसे ऑर्गेनिज्म उग जाते हैं। दैट इज नथिंग बट द मशरूम। तो ये जो चीजें मैंने बताई ये क्या होते हैं, ये फंगस के कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म है। खासकर एक ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसे भी फंगस है जिसको मशरूम बोलते हैं, व्हाइट मशरूम, लेकिन उसको हम खा सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है ना, तो वो मशरूम होता है। तो मशरूम हो गया। फिर आपको पता है ब्रेड और पाव वगैरह बनाने में ईस्ट डाला जाता है, इट इज ऑल्सो ए फंगस। फिर पेनिसिलियम करके ये है फंगस है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फंगस होते हैं। तो ये जो फंगस है ये एक्चुअल में क्या होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने कैटेगरी देखा अभी कि क्या है ये जो यूकैरियोट्स है ना, उसी के अंदर आ जाता है आपका कौन सा, मल्टीसेलुलर के अंदर आ जाता है फंगस। मतलब है तो यूकैरियोट्स, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और साथ ही में फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, साथ ही में क्या है, हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप मतलब भैया ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं हो सकता। देखा है आपने कभी भी मशरूम या फिर कोई ऐसा चीज जो फंगस होता है वो किसके ऊपर उगता है, खाने के ऊपर उगता है,
जैसे आपने रोटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, रोटी ब्रेड का टुकड़ा उसके ऊपर उगेगा, मतलब उसी का न्यूट्रिशन को वो यूटिलाइज करता है और ग्रो करता है। तो सैप्रोट्रॉफ ये होता है, क्या होता है? सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है कि कोई भी सड़ी हुई डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर जो होती है ना, इसके ऊपर वो उगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये शायद आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, बचपन में 7th में पढ़ा होगा। तो सैप्रोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी हुई चीज है, डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर, कोई खाने का चीज, कोई सड़ा हुआ चीज, कोई चीज सड़ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें फंगस ग्रो करने लगता है, बिकॉज उसके लिए वो जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए वो बहुत सुटेबल होता है। तो सैप्रोफिटिक होता है। साथ ही में ये जो फंगस होते हैं ना, इनका एक सेल वॉल होता है, वो चिटिन का बना होता है। चिटिन क्या है? एक शुगर का एक लेयर होता है, एक शुगर लाइक मॉलिक्यूल का एक लेयर होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो कि समझ लो कि आपका एक फंगस है, ठीक है ना, ये आपका एक फंगस है, ठीक है, तो ये पूरे बॉडी के ऊपर ना एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसकी बॉडी के ऊपर ना एक लेयर, जैसे आपको मैंने बहुत बार पढ़ाया होगा, 7th में भी पढ़ाया होगा, तो याद होगा कि जो लोटस होता था, लोटस के ऊपर एक वैक्स का लेयर होता है, तो पानी में तैरने में उसको हेल्प मिलता है, इसके लिए वो पानी में ग्रो करता है लोटस, कमल का फूल, करेक्ट है। वैसे इसकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है चिटिन की, उसको क्या बोलते हैं? उस लेयर को बोलते हैं चिटिन। चिटिन इज ए शुगर लेयर जो कि प्रेजेंट होता है, जो कि उसको कवच का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही में ये जो फंगस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रेड लाइक भी होते हैं, यानी धागे जैसे, रेशे जैसे होते हैं। आपने देखा कोई चीज सड़ जाती है या फिर कोई फंगस वगैरह ब्रेड के ऊपर आ जाता है, तो ब्रेड को आप खींचोगे ना, तो उसमें ऐसा चीज जैसा, जैसे पिज्जा में खींचते तो चीज कैसा निकलता है, वैसे वो चीज जैसा निकलता है, लेकिन वो चीज नहीं होता, वो फंगस होता है। उसको खाओगे तो बहुत ज्यादा पेट खराब हो जाएगा या फिर बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो बिल्कुल ऐसी खराब चीजों को नहीं खाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था आपका फंगस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक 3 चीज जो कि एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 और चीज जो हमें पढ़ना था, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया यहां पे कि फंगस हमने पढ़ लिया, प्लांट्स और एनिमल्स। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि हम जो है ना प्लांट्स और एनिमल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है ना, और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हमें पढ़ना होता है, क्योंकि ये चीज हमें पता है ऑलरेडी। तो प्लांट्स और एनिमल्स, इसके ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा जब आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे ना, तो पूरा प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना। आपको मैं बता दूं यार, लगभग करोड़ों प्रकार के स्पीसीज होते हैं प्लांट के। स्पीसीज मतलब प्रजाति, और उसके अंदर अगर हम काउंट करें तो इतने प्लांट्स है दुनिया में जो हम गिन भी नहीं सकते, ठीक है। वैसे एनिमल्स भी है, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दे आर द हायर एनिमल्स। पहली बात तो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है ना। ये प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, हायर होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है एज कंपेयर टू फंगस या फिर प्रोटिस्टा मोनेरा की, तो हायर एनिमल होते हैं। उसी प्रकार एनिमल्स भी वैसे ही होता है, दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, ठीक है। जितने भी प्रकार के इसके अंदर, जैसे अब इसके अंदर मैंने एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, प्लांट्स का एग्जांपल देना है तो मैंगो पेड़ हो गया, ठीक है ना, कोई भी हर्ब्स ले लो, कोई भी घास फूस ले लो, ये सब क्या प्लांट्स का एग्जांपल है। एनिमल्स का एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो यार आपको तो पता ही है, लायन ले लो, टाइगर ले लो, ठीक है ना, या फिर एनिमल में हम लोग भी आ जाते हैं ह्यूमन। हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स ही है दोस्तों, मतलब एनिमल के कैटेगरी में हम लोग आते हैं। वी आर ऑल्सो एनिमल बट वी कैन स्पीक ना, वी आर सोशल एनिमल, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये था बेसिक क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने कहा था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मैंने फटाफट तरीके से आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये भी एक और टाइप का क्लासिफिकेशन है। जैसे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन देखा कि किंगडम मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फिर आपका फंगस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, 5 देखा। वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे छोटे होते हैं दोस्तों, मतलब इतने छोटे होते हैं कि जिसको अपने नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से आप देख नहीं सकते। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, ये हो सकता है मैंने ये जो जैकेट पहनी हुई है, यानी ये जो व्हाइट शर्ट मैंने पहना हुआ है, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने पहनी हुई है दोस्तों, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो हो सकता है कि हर जगह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट है वो हो सकता है यहां पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ना, वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दुनिया में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि जहां पे भी उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिला, वो वहां पे क्या कर सकता है? वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू, एक है आपका प्रोकैरियोट, जैसे मैंने आपको समझाया कि प्रोकैरियोट मतलब क्या होगा, कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके अंदर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगा, यानी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं यूकैरियोट्स भी हो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होते हैं, उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, जो कि ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया कि क्या होता है बैक्टीरिया, ठीक है ना। अभी वापस से देखेंगे, मतलब प्रोकैरियोट्स क्या होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया। वैसे यूकैरियोट जो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, तो उसमें एग्जांपल आएगा प्रोटिस्टा, फंगस, एल्गी, ये सब कुछ एग्जांपल है। तो चलिए आइए और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो हमने अभी स्टडी किया ये क्या थे?
ये जो हमने स्टडी किया ये क्या था, इट इज ए टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने स्टडी किया किंगडम के हिसाब से। अब इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, कुछ फंगस हो गया, कुछ वायरस हो गया, ये कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब है तो वो ऑर्गेनिज्म लेकिन माइक्रो है, यानी बहुत छोटे हैं, जिसको हम हमारे नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट इज नथिंग बट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। चलो फटाफट से डिस्कस किया जाए। चलो ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भाई साहब की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया भाई साहब जो होते हैं, इनकी जो साइज होती है वो लगभग होती है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। साइजेस याद रखना, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट इज द साइज ऑफ फंगस, वायरस, जो भी है। तो बैक्टीरिया भाई साहब की जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर होती है। अब आपको मैं बता दूं, माइक्रोमीटर का मतलब होता है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप 1 मीटर को किससे डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 इतने डिजिट से डिवाइड करोगे, मतलब 10⁻⁻6 मीटर होता है नॉर्मल तौर पे। मतलब 1 मीटर को आप अगर, कितना हो गया ये, 10 लाख हो गया, यूनिट 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड करो तो इतना छोटा हिस्सा जो बनेगा, 1 मीटर कितना होता है, इतना 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, उसको आप इतने छोटे 10 लाख बार डिवाइड करो तो इतना छोटा पार्टिकल आएगा ना कि जो आप अपने आंखों से देख ही नहीं पाओगे। तो इतना छोटा हिस्सा होता है बैक्टीरिया का। तो पहली बात तो आपने कभी बैक्टीरिया देखा है? अगर आप देखो कहीं पे भी जाओ, मतलब इसमें कोई भी सामान ले लो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जो दही होता है उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो बैक्टीरिया दिख रहा है आपको दही में? नहीं, फिर भी खा रहे हो। लेकिन अगर आप दही का एक छोटा सा, इतना सा 1 चम्मच दही ले लो और उसको माइक्रोस्कोप में रख लो और देखो उसको माइक्रोस्कोप से ना, तो आपको दिखेगा कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर घूम रहे। और जब आप ये देख लोगे तो आपको दही खाने का मन नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो आपको खाना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरिया तो खाना ही चाहिए ना। बहुत सारे हमारे पेट के अंदर भी कितने बैक्टीरिया घूम रहे होंगे, हमको पता है क्या? नहीं ना, इतने छोटे होते। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर, मतलब सिर्फ एक सेल से बने हुए, पैरासिटिक है। इसका मतलब ये है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहते हैं। ये पैरासाइट बोलते हैं ना, पैरासाइट, इट इज ए पैरासाइट। तो पैरासाइट का मतलब ये होता है कि भैया ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किसी के अंदर है और आराम कर रहे हैं और उसी को खा रहे हैं। जैसे हमारे पेट के अंदर भी प्रेजेंट है बैक्टीरिया, लेकिन हो सकता है कुछ गुड बैक्टीरिया भी हो, कुछ बैड बैक्टीरिया भी हो। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम करते हैं और जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारा पेट खराब करने का, हमारी हेल्थ खराब करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हर जगह कोई गुड है कोई बैड है, तो बैक्टीरिया में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये पैरासिटिक होते हैं। ये क्या है, प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, इसके लिए ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इनका सेल वॉल क्या है, वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वेल डेवलप नहीं है। बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है कि मान लो एक, क्या ये बैक्टीरिया है, अब इसको 2 करना है अपने आप को, तो ये आधा आधा डिवाइड कर लेगा, सेपरेट हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियस आ जाएगा और फिर 1 से 2 बना लेगा। तो 1 से वो अपने आप को आधा आधा करके डिवाइड कर लेगा और 2 बना लेगा। फिर दोनों अपने आप को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, फिर वो 4 बनाएंगे। 4 को आप अपना आधा आधा डिवाइड करेंगे, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16, 16 से 32, और इस प्रकार से वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और इस प्रकार से उनका रिप्रोडक्शन होता है। दैट इज नथिंग बट द बाइनरी फिजन। ये पूरा डिटेल में आप 10वीं में जाओगे तो पूरा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, आप पढ़ोगे तो मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो बाइनरी फिजन से होता है। इनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं ना, अपनी तादाद को, अपने पॉपुलेशन को बहुत फास्ट बढ़ाते हैं और डबल कर लेते हैं लगभग 20 मिनट में। मान लो कि 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, यहां पे मेरे हाथ में 100 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, 20 मिनट के बाद ये 100 को 200 कर लेंगे, फिर 20 मिनट के बाद 200 का 400 हो जाएगा। तो सोचो ये बैक्टीरिया कितनी तेज तरीके से फैलते हैं। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ये था बैक्टीरिया के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बैक्टीरिया का भी जो रिवीजन है बहुत फास्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट है फंगस। अब फंगस क्या है इसको समझो। फंगस, जैसे अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी फंगस के बारे में बताया, लेकिन डिटेल की अगर बात करूं तो फंगस जो होता है इसका साइज अगर आप देखोगे तो ये होता है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर। मतलब इससे आप कंपेयर करो, इससे मतलब बैक्टीरिया से कंपेयर करो तो फंगस थोड़े से बड़े होते हैं। मतलब ये क्या है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर और ये 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर है। मतलब कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया से फंगस थोड़े साइज में बड़े होते हैं, याद रखना। कुछ तो फंगस ऐसे होते हैं जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, इट इज फाउंड ऑन द डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे मैंने बोला ये सैप्रोट्रॉफ होते हैं। सैप्रोट्रॉफ का मतलब ये होता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है मैंने, देखो सैप्रोट्रॉफ। तो सैप्रोट्रॉफ का मीनिंग यही होता है कि जो सड़ी हुई चीजें होती है, डेड मरी हुई चीजें, कोई किसी छोटे जानवर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, कोई लकड़ी का टुकड़ा सड़ रहा है, कोई खाने का चीज सड़ रहा है और गिरा हुआ है, तो वहां से वो अपना न्यूट्रिशन को लेंगे और वहां से ग्रो करना शुरू करते हैं। तो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये उगते हैं फंगस। ये यूकैरियोट से फंगस कौन से कैटेगरी में आ जाता है, यूकैरियोट्स, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वेल डेवलप है, लेकिन ये होते हैं ज्यादातर यूनिसेलुलर। ठीक है ना, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के कैटेगरी में इसको रखा गया है, जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था मशरूम का, तो मशरूम इज आल्सो ए फंगस जिसको हम लोग देख सकते हैं, और छोटे छोटे और एग्जांपल होते हैं इसके फंगस के जिसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होगा, अगर सेक्सुअली हो रहा है
ठीक है, जिसमें नॉर्मली मेल फीमेल या फिर कोई जो गैमेट्स है, सेक्सुअली गैमेट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो इन्वॉल्व है, तो सेल डिवीजन से हो रहा है। सेल डिवीजन मतलब सेल का प्रॉपर डिवीजन होता है। इसके अंदर बहुत सारे फेज आ जाते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है ना, ये सब बहुत सारे फेजेस होते हैं जो आप अभी नहीं पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे। तो टेंशन मत लेना, उतना डीप में मैं नहीं जाऊंगा आप लोग के लिए, तो आप बोलोगे सर इतना हायर लेवल का क्यों पढ़ा रहे हो, टेंशन मत लो। तो ये अगर सेक्सुअली इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो सेल डिवीजन से होगा, मतलब सेल डिवाइड होगा, 1 से 2, 2 से 4 बनेगा, जैसे यहां हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन असेक्सुअली अगर होगा तो बडिंग से होगा। बडिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक सेल है, ये फंगस है, ग्रो हो रहा है, और यहीं से एक और फंगस ग्रो होने लगेगा और यहां से वो टूट के गिर जाएगा, यहां से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको मैं कैसे रफ करके बताऊं, यहां पे वो टूट जाएगा और ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, फिर यहां से एक और फंगस ग्रो होगा। तो इस प्रकार से बडिंग होती है। जैसे आपने गुलाब का पेड़ देखा होगा, गुलाब के पेड़ को ना ऊपर से काट दो और वहां पे ना आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो वहां से एक और प्लांट उग जाएगा, और वो जो कटा हुआ पेड़ है उसको कहीं और लगा तो वहां से भी एक नया पेड़ उग जाएगा। दैट इज नथिंग मतलब बडिंग टेक्निक। तो बडिंग होता है और सेक्सुअल तरीके से होता है, मतलब इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जांपल इसका मशरूम है, और भी कई सारी चीजें जो हमने अर्लियर आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा बैक्टीरिया और फंगस, ये दोनों अच्छी तरीके से हमने पढ़ लिया। अब है दूसरा एल्गी या फिर वायरस। इसको समझो क्या है। तो एल्गी क्या है, वायरस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्गी, तो एल्गी क्या है, इसका जो साइज होता है ये भी होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर, मतलब जितना बड़ा फंगस होता है उतना ही बड़ा लगभग एल्गी भी होता है, ठीक है। ये एक्वेटिक है, ज्यादातर पानी जहां प्रेजेंट रहेगा एल्गी वहीं ग्रो होता है। आपने देखा होगा अक्सर आप टेरेस पे अगर आपने जाते होंगे तो बारिश का सीजन जब भी आता है तो आपके टेरेस के ऊपर काई जम जाती है, जिसके ऊपर आप पैर रखो तो फिसल जाओगे। तो वो जो काई बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, ठीक है ना, वही होता है आपका एल्गी। तो एल्गी ब्लू ग्रीन भी होता है, ग्रीनिश येलोइश भी होता है। तो इस प्रकार के एल्गी प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रीन अगर एल्गी प्रेजेंट है, ज्यादातर ग्रीन ही होते हैं, क्यों कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, एंड उसकी वजह से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, अपने धूप के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी कर पाते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि बारिश का सीजन चला गया तो उसको पानी नहीं मिल रहा है और कड़क धूप की वजह से वो सूख जाता है और वो खत्म हो जाता है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार की चीजें। मल्टी सेलुलर होते हैं, बड़ा होता है ना, आपने देखा होगा एल्गी काफी बड़ा होता है, तो मल्टी सेलुलर ही होगा, क्योंकि एक सेल का होता तो हमको दिखाई भी नहीं देता। मल्टी सेलुलर इसके लिए हमें दिखाई देता है। एग्जांपल है कॉलेरा हो गया, एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब टाइप के इसके एग्जांपल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दिस चैप्टर, वायरस। ये बहुत ही खतरनाक चीज होते हैं वायरस भैया। वायरस 2 साल पहले 3 साल पहले की बात करें, ये वायरस ने हमें बहुत परेशान किया था। कौन सा वायरस, ये वाला वायरस, कोविड-19। दैट इज एक डिसीज है, कोरोना वायरस डिसीज, COVID, कोरोना वायरस डिसीज, जो 2019 में वर्ल्ड में आया, इसके लिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। लेकिन ये जो डिसीज है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हुआ, ये एक वायरस की वजह से हुआ। उस वायरस का नाम था दोस्तों कोरोना। ये एक वायरस है जो कि बहुत डेडली है, जो कि इंसान के अंदर अगर चला गया तो अपना क्या करता है, वो असर दिखाता है, और उस असर से हमारे अंदर की जो इम्यूनिटी बोलते हैं हम लोग, इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। लेकिन पहले आपको समझना पड़ेगा कि वायरस एक्चुअल में है क्या। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं भी है। क्यों, क्योंकि अगर वायरस समझ लो यहां प्रेजेंट है, जैसे कि यहां पे मेरे शर्ट के ऊपर समझ लो यहां पे एक वायरस है जो कि इतना छोटे होते हैं, इसकी साइज अगर आप देखोगे तो 10 नैनोमीटर होता है, लेकिन 10 नैनो से 100 नैनोमीटर, मतलब जो माइक्रोमीटर पढ़ रहे हो, माइक्रोमीटर से भी आप लगभग 1000 से डिवाइड कर दो, आप उतने छोटे होते हैं। मतलब जितना बड़ा आपका एल्गी था, फंगस था, या फिर इसके पहले जो हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया से भी 100 गुना 1000 गुना ज्यादा छोटा होता है वायरस, इतना छोटा होता है, समझ जाना, ठीक है ना। तो हम लोग उसको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगेगा तो एक टाइम पे देख पाएंगे। तो समझ लो यहां पे मेरे एक वायरस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो वायरस यहां पे जो प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव होता है, यानी कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ये वायरस किसी भी तरीके से मेरे अंदर चला गया, मेरे शरीर के अंदर चला गया, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा जो उसको चाहिए, जो कि है खाना, ठीक है। उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट, गर्माहट, जो भी चाहिए उसको मिल जाएगा। तो वायरस जब बाहर प्रेजेंट होता है तो वो इनएक्टिव होता है, वो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर के बराबर है, यानी वो मरा हुआ चीज के बराबर है। लेकिन जैसे वायरस किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, किसी ने छींक दिया, छींक के वजह से हमारे नाक के अंदर, हमारे हवा के साथ हमारे अंदर चला गया, ठीक है ना, तो वो वायरस हमारे अंदर चला जाएगा। और हर किसी को सर्दी खांसी होता रहता है, तो वो भी किससे होता है, वायरस से ही होता है। आपको पता है ना, राइनो वायरस बोलते हैं उसको, राइनो वायरस। ये ऐसा वायरस है जिससे हमें कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होती है, छींक आती रहती है। तो आपने छींका तो कहीं ना कहीं वायरस निकले, क्योंकि वो इतने वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसके साथ ही वायरस चला गया ना, किसी और के अंदर जा सकता है, तो उसको भी सर्दी खांसी लग जाती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जिसको सर्दी खांसी है उसके साथ आप 1-2 दिन बिता दो, आपको भी सर्दी खांसी लग जाएगी, क्योंकि वायरस ट्रांसफर हो गया आपके अंदर। तो एक ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, लेकिन अगर उसको कोई होस्ट सेल मिल गया, होस्ट सेल मतलब
कि अगर कोई ऐसा सेल जिसके अंदर जान प्रेजेंट है, जैसे हमारा शरीर, कोई भी एनिमल का शरीर है, फिर कोई भी चीज, तो वो उसके अंदर जाके जिंदा हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू करता है। और ये इतना खतरनाक होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। बैक्टीरिया का देखा हमने कैसे 20 मिनट के अंदर डबल कर लिया, इसको भैया 20 मिनट भी नहीं लगेगा, ये अपने आप को 1000 गुना कर लेगा। वायरस इतने खतरनाक तरीके से फैलते हैं। और इट इज ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ, डेफिनेशन की बात करें वायरस का, तो इट इज ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। मतलब जो डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं, उसी का ये लॉन्ग फॉर्म होता है, जो कि उसके ऊपर एक कोटिंग होती है प्रोटीन की। तो ये वायरस होता है नॉर्मली, और ये वायरस क्या करता है, डिसीज को पैदा करता है। ज्यादातर वायरस देखोगे 90% के केसेस में वायरस डिसीज ही कॉज करता है। बहुत सारे डिसीज होते हैं, कोविड-19 हमने देखा, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है, एचआईवी एड्स होता है, ठीक है, टोबैको मोसेक वायरस जो प्लांट्स में होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें, बहुत सारे प्रकार के वायरस है। आप थक जाओगे, लेकिन आप कुछ 4-5 एग्जाम्पल याद रख लेना, आप लोग को एग्जाम में आएगा तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट, ये चैप्टर हमने फुल फ्लेज फास्ट तरीके से आपको रिवीजन करा दिया। तो कैसा लगा आपको ये रिवीजन क्रैश कोर्स पढ़ के, जरूर से कमेंट करके बताना। इसी के साथ ये चैप्टर का रिवीजन हो गया। अब जब भी हम लोग आएंगे अगले लेक्चर में, आपको एक और चैप्टर की शुरुआत करेंगे और फटाफट तरीके से रिवाइज करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं बहुत दिनों के बाद मुझसे पढ़ के और फास्ट तरीके से पढ़ के आपको काफी मजा आएगा। तो जरूर से अपना फीडबैक मुझे कमेंट करके बताना। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो और अच्छे अच्छे तरीके से लाइक करो यार, बस यही आपसे मैं मांगता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।